हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैट्रिक्स या सारणिक की सहायता से कुछ मान ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सारणिक के अनुप्रयोग, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है सारणिक की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके लिए चित्रानुसार माना एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक सारणिक की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यह सारणिक 3 गुणा 3 कोटि की होती है, जिसके पहले दो स्तंभ दिए गए 3 बिंदुओं के शीर्ष से बनते हैं और अंतिम स्तंभ में लिखा जाता है 1 1 और 1। इस सारणिक का मान ज्ञात करके इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। तो यदि इस सारणिक का मान ऋणात्मक मिल जाए तो उसे मापांक या मोड का इस्तेमाल करते हुए धनात्मक बना लेना चाहिए। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, जिसमें यदि बिंदु A, B और C सरेख हों तो क्या होगा। तो इस स्थिति में जो त्रिभुज ABC बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा 0, यानी कि जो हमने ऊपर सारणी ज्ञात की है उस सारणी के इक्वल लिख दिया जाएगा 0 और 1/2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किन्हीं 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त होती है। अब इसके लिए हम दो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल लेके इस बात को हल करके देखते हैं कि किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार सरेख होने की शर्त ज्ञात की जाती है। मेरे पास 3 बिंदु हैं, A -3,3, B 2,3 और C 2,-2 और मुझे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 एक सारणिक 3 गुणा 3, जिसमें सबसे पहले ये तीनों बिंदु लिखे जाएंगे 2 स्तंभों में। तो हमारे पास आएगा -3 3, 2,3 और 2,-2 और आखिरी स्तंभ में लिखा जाएगा 1 1 और 1। इसको आप किसी भी विधि से हल करके इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर सारूस विधि का उपयोग करने वाले हैं, जिस आधार पर इसका क्षेत्रफल बनेगा -25/2। लेकिन क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर मोड लगा लिया। तो इसका आखिर में उत्तर बनेगा 12.5 वर्ग इकाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से 3 बिंदु लिए गए हैं, जिसमें हमें ये जांच करनी है कि दिए गए बिंदु सरेख है या नहीं। तो इसके लिए हम जानबूझकर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सारणिक वाली विधि से, जिसके बाहर लिखा गया 1/2 और अंदर एक 3 गुणा 3 की सारणिक लिखी गई, जिसके पहले 2 स्तंभ दिए गए 3 बिंदुओं से बनाएंगे और अंतिम स्तंभ में लिखेंगे 1 1 और 1। इन सारणिक का मान ज्ञात करते हैं सारूस विधि से, जिसे हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0। और 0 आना इस बात का द्योतक है कि दिए गए तीनों बिंदु सरेख होंगे। सारणिक से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। हालांकि कक्षा 11 में हमने इसके लिए सूत्र पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम सारणिक के प्रयोग से भी इसका सूत्र ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर वो 2 बिंदु P और Q के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 मान लेता हूँ। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली इस रेखा का जो बनेगा समीकरण सारणिक के उपयोग से वो कुछ इस प्रकार होगा। जो 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त के जैसा ही है, बस यहाँ पर x और y आपको x3 y3 के स्थान पर शो करने हैं। इससे आपको 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण मिल जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण सॉल्व करते हैं। हमने 2 बिंदु P 3,1 और Q 9,3 लिए हैं, जिससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए 3 गुणा 3 की
हमें लिखनी है एक सारणिक जिसकी पहला जो पंक्ति है वो बनेगी 3 1 से और 9 3 से। अब जो शेष एलिमेंट हैं वो आपको तीसरे स्तंभ में बनाने हैं 1 1 और 1, और जो बचे हुए दो हैं उसके स्थान पर लिखेंगे x y और इक्वल में लगा देंगे 0, जिसे हम सारूस विधि से हल करने वाले हैं। इक्वल 0, सारूस विधि से हमें मिलेगा 9 प्लस एक्स प्लस 9y माइनस 3x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल 0, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा x माइनस 3y इक्वल 0, जो कि x और y में एक घातीय समीकरण है, जो कि दिए गए दो बिंदुओं से गुजरने वाली सररेखा का समीकरण ही है। अब इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है रेखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो 2 चर युक्त रेखिक निकाय होगा या 3 चर युक्त रेखिक निकाय होगा। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि उसमें 2 चर हैं या 3 चर। अगर सिर्फ x और y में हैं तो वो होगी 2 चर युक्त रेखिक समीकरण, और अगर किसी में 3 चर x y z हैं तो वो होगी 3 चर युक्त रेखिक समीकरण। अब उपरोक्त समीकरण निकायों को सारणिक द्वारा और मैट्रिक्स द्वारा हल किया जा सकता है, जिसमें से सारणिक द्वारा हल करने को कहा जाता है क्रैमर नियम। मैट्रिक्स द्वारा हल करने का कोई विशेष नाम नहीं है। अब हम सबसे पहले सारणिक द्वारा यानी कि क्रैमर नियम के द्वारा रेखिक समीकरण निकाय को हल करना सीखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है 2 चर युक्त रेखिक समीकरण निकाय को हल करना। माना 2 चर युक्त रेखिक समीकरण निकाय कुछ इस प्रकार है, जिसको मैंने मानक रूप में ही लिखा है। अब इसका हल कुछ इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जिसमें x का मान होता है डेल्टा 1 बटे डेल्टा और y का मान होता है डेल्टा 2 बटे डेल्टा, जहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा का मतलब कुछ इस प्रकार होता है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तीनों ही 2 गुणा 2 कोटि की सारणिक होंगी, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण निकाय है उसमें 2 ही चर हैं, इसलिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की कोटि भी 2 गुणा 2 होगी। अब इसमें डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण निकाय के बाएं पक्ष में जो x और y के गुणांक हैं, यानी जो चरों के गुणांक हैं, उनका उपयोग किया जाता है और एक सारणिक लिखी जाती है जिसको डेल्टा कहते हैं। अर्थात डेल्टा होगी a1 b1 और a2 b2 से बनी हुई सारणिक, जिसका मान ज्ञात करके हम डेल्टा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है डेल्टा 1। डेल्टा 1 को ज्ञात करने के लिए आपको इस पहले वाली सारणिक में पहले स्तंभ को हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर लिख देना चाहिए C1 और C2, यानी इस आधार पर पहला स्तंभ बनेगा C1 और C2 से और दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको डेल्टा 2 का मान ज्ञात करना है तो आपको डेल्टा वाली सारणी के दूसरे स्तंभ को हटाना चाहिए और उसके स्थान पर रखना चाहिए C1 और C2 को, जिससे डेल्टा 2 का दूसरा स्तंभ बनेगा C1 और C2 से और पहले स्तंभ यानी A1 और A2 में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हम तीनों मान डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ज्ञात कर सकते हैं, जिसको उपरोक्त नियम के आधार पर x और y का मान ज्ञात करने में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए देखते हैं, चलिए एक छोटा सा उदाहरण। मेरे पास 2 इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 2 और x माइनस वाई इक्वल 0, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। मुझे इनको हल करते हुए x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो हम इसमें लिखेंगे का हल उपरोक्त नियम से x बराबर बनेगा
डेल्टा 1 बटे डेल्टा और y बराबर बनेगा डेल्टा 2 बटे डेल्टा। आप चाहें तो पहले डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर डेल्टा के मान और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की सारणिक को ज्ञात करते हैं। डेल्टा का मतलब है इसके गुणांकों से बनी हुई सारणिक, जो आएगा एक, एक, एक और -1 से बना हुआ सारणिक, क्योंकि पहली समीकरण में x और y के गुणांक 1 और 1 हैं और दूसरी समीकरण में x और y के गुणांक क्रमशः 1 और -1 हैं। जिसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा -1 -1 यानी -2। अब ज्ञात करते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 ज्ञात करने के लिए इसका पहला स्तंभ हटा देते हैं और उसके स्थान पे लिखेंगे 2 और 0। तो हमारे को मिलेगा 2 और 0, 1 और -1 से बनी हुई सारणिक, जिसको ज्ञात करते हैं तो -2 -0, ओवरऑल आंसर बनेगा -2। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं डेल्टा 2। उसके लिए इसके दूसरे स्तंभ को हटाया और उसकी जगह लिखा 2 और 0, जिससे हमें मिलेगा 1 और 1, 2 और 0 से बनी हुई एक सारणिक, जिसको हल करेंगे तो 0 - 2 इक्वल आएगा -2। इस आधार पर x का मान बनेगा -2 बटे -2 यानी कि 1 और y का मान भी बनेगा -2 बटे -2 यानी कि 1, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस विधि से हल ज्ञात करना बहुत ही इजी रहता है, तो मैट्रिक्स वाली विधि की बजाय आपको सारणिक वाली विधि से ही क्वेश्चन को हल करना चाहिए, जब तक कि आपको मैट्रिक्स से हल करने को ना कहा जाए। नेक्स्ट है हमारे पास 3 चरयुक्त रेखिक समीकरण निकाय को सारणिक वाली विधि से हल करना। माना हमारे पास 3 चरयुक्त रेखिक समीकरण निकाय कुछ इस प्रकार है, जिसको हम नाम देते हैं समीकरण 1, यानी मैंने मानक रूप वाला ही जो निकाय उसको यूज़ किया है। तो इसका हल सारणिकों के द्वारा कुछ इस प्रकार होगा। x का मान पूर्व की भांति डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y का मान पूर्व की भांति डेल्टा 2 बटे डेल्टा और z का मान अब बन जाएगा डेल्टा 3 बटे में डेल्टा, जहाँ पर 4 सारणिक हमें ज्ञात करने होंगे, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। अब एक बात यहाँ से स्पष्ट है कि जब पीछे 2 चर थे तो हमारे पास जो 3 सारणिक आई थी वो 2 गुना 2 ऑर्डर की थी। अब यहाँ पर जब 3 चर हैं तो ये चारों सारणिक जो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 हैं, ये सभी 3 गुना 3 कोटि की होंगी, जिसमें डेल्टा का मतलब होगा इस भाग में गुणांकों से बनी हुई सारणिक। इसी प्रकार डेल्टा 1 का मतलब होगा इस पहले स्तंभ को हटा देना और उसकी जगह D1, D2 और D3 का यूज़ करना। इसी प्रकार डेल्टा 2 का मतलब होगा दूसरे स्तंभ को हटाकर D1, D2 और D3 को यूज़ करना, और डेल्टा जो आएगा 3 उसका मतलब होगा इस तीसरे स्तंभ के स्थान पर D1, D2 और D3 का यूज़ करना। इस प्रकार ये चारों सारणिकों का मान ज्ञात करके हम लोग सारणिकों की सहायता से x, y और z का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ बातें और ध्यान में होनी चाहिए, जिसमें से पहली है कि यदि हम डेल्टा का मान ज्ञात कर रहे हैं और वो नॉट इक्वल 0 आए तो निकाय असंगत होता है, निकाय संगत होता है और ऐसी इक्वेशन का हल पॉसिबल होता है और वो हल अद्वितीय होता है। यदि डेल्टा का मान 0 आ जाए और बाकी सभी जो सारणिक हैं उनका मान भी 0 आ जाए तो इस स्थिति में निकाय के अनंत हल होते हैं और निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी। और आखिरी पॉइंट, यदि डेल्टा का मान 0 हो और बाकी तीनों सारणिकों में से यानी डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई भी एक शून्य हो तो हल संभव नहीं होता और समीकरण निकाय असंगत कहलाता है।
इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, जब वो आएगा तब हम वापस इस बात को याद करेंगे। अब तीन चर युक्त एक समीकरण निकाय का उदाहरण हल करते हैं, जिसमें तीन समीकरण कुछ इस प्रकार दी गई हैं। इसमें हम सबसे पहले डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं, यानी इस खंड में उपस्थित x, y और z के गुणांकों से बनी हुई सारणी ज्ञात करते हैं। तो आएगा 2, 1 और 1 पहली पंक्ति में, इसी प्रकार से 1 -2 और 1 दूसरी पंक्ति में, इसी प्रकार 3 -1 और -1 से तीसरी पंक्ति बनेगी, और इस प्रकार एक सारणिक बन रही है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अब किसी विधि से ज्ञात करें तो इसका मान आ जाएगा 15। इसी हिसाब से मैं ज्ञात करता हूँ डेल्टा 1, जिसमें इसका पहला स्तंभ हटाकर उसकी जगह ये 401 लिखा जाएगा। तो हमारे पास आएगा 401, 1 -2 और -1, 1 1 और -1 से बनी हुई सारणिक, जिसको हल करने पर पुनः हमें मिल जाएगा 15। इसी प्रकार मैं डेल्टा 2 ज्ञात करता हूँ, तो इसको हटा के लिखा जाएगा 401। तो हमें प्राप्त होगी 2, 1 और 3, 4 0 और 1, 1 1 और -1 से बनी हुई सारणिक, जिसको हल करने पर पुनः उत्तर प्राप्त हो जाएगा 15। इसके बाद आखिर में है डेल्टा 3, जिसको हल करने के लिए इसको हटा के लिखा जाएगा 401। तो हमें प्राप्त होगा 2 1 3, 1 -2 -1 और 401 से बनी हुई सारणिक, जिसको हल करने पर पुनः उत्तर प्राप्त हो जाएगा 15। इस प्रकार सारणिकों के नियम द्वारा x का मान प्राप्त होगा डेल्टा 1 बटे डेल्टा, यानी 15 बटे 15 यानी कि 1। इसी प्रकार y होगा डेल्टा 2 बटे डेल्टा, यानी 15 बटे 15 यानी कि 1। और इसी प्रकार z का मान मिलेगा डेल्टा 3 बटे डेल्टा, यानी वो भी 15 बटे 15 यानी कि 1। तो इस प्रकार से आप तीनों चर x, y, z का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में सारे सारणिकों का मान एक जैसा आ रहा है, या पिछला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें भी एक जैसा आ रहा था। आवश्यक नहीं है ये सारे मान एक जैसे आए, ये मान अलग अलग भी आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, मैट्रिक्स के द्वारा रैखिक समीकरण निकाय को हल करना, जिसमें हम पहला पॉइंट लेंगे 2 चर युक्त रैखिक समीकरण निकाय को हल करने वाला। इसमें पूर्व की भांति हम रैखिक समीकरण लेते हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स रूप में बदलने पर, जिसका मतलब है सबसे पहले एक मैट्रिक्स हम गुणांकों से लिखने वाले हैं इस साइड के, जो कुछ इस प्रकार होगी A1, B1, A2 और B2 से बनी हुई मैट्रिक्स। अगर 2 चर हैं तो ये मैट्रिक्स 2 गुना 2 कोटि की होगी, और अगर 3 चर हैं तो 3 गुना 3 कोटि की। इसके साथ गुणा में लिखा जाएगा एक स्तंभ मैट्रिक्स x और y से बना हुआ, और इक्वल में C1 और C2 से बना हुआ एक स्तंभ मैट्रिक्स। यदि आप चाहें तो इनका गुणा करके देख सकते हैं, वापस ये वाली इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस पहली मैट्रिक्स को नाम देंगे A, इस दूसरी मैट्रिक्स को नाम देंगे X, और इस मैट्रिक्स को बोलेंगे B। अर्थात हम इसको लिखेंगे A गुणा कैपिटल X इक्वल B, और आगे लिख देंगे माना हमने इन समीकरण को इन मैट्रिक्स को नाम दे दिया है क्रमशः AX और B। इस आधार पर अगर मैं A को उधर लेके जाऊंगा तो x का मान बन जाएगा A इनवर्स इंटू B, या यूं कहें मैंने दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा कर दिया है, जिसको नाम दूंगा समीकरण नंबर 2। अब यदि A से मुझे A इनवर्स ज्ञात हो जाएगा तो A इनवर्स और B का गुणा करके मैं कैपिटल X मैट्रिक्स को ज्ञात कर लूँगा, जिससे मुझे X और Y के मान ज्ञात हो जाएंगे। अर्थात हम मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम A इनवर्स ज्ञात करेंगे, और समीकरण 2 को हल करते हुए x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जो कि हमने पूर्व में भी लिया है। इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1।
नेक्स्ट हम लिखते हैं मैट्रिक्स रूप में बदलने पर। अब इसमें मैट्रिक्स रूप में पहली मैट्रिक्स आएगी 2 गुणा 2 कोटि की, जो इसके गुणांकों से बनी हुई होगी। तो 1 और 1 से तो पहली जो इसकी बनेगी पंक्ति, और 1 और -1 से बनेगी दूसरी पंक्ति, गुणा में स्तंभ मैट्रिक्स x और y इक्वल में 2 और 0 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें से हम पहली मैट्रिक्स को नाम देंगे A, x और y वाली मैट्रिक्स को नाम देंगे कैपिटल X, बीच में गुणा, और इक्वल वाली मैट्रिक्स को नाम देंगे B, यहाँ पे लिख देंगे माना। और नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल X मैट्रिक्स बनेगी A इनवर्स इंटू B, जिसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद मुझे A का इनवर्स ज्ञात करना है, जिसके लिए मुझे सारणिक A के मान की आवश्यकता होगी। इसलिए सारणिक A का मान बन जाएगा -1 -1 यानी कि -2, जो कि नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब A इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब A इनवर्स को ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट A, जो कि 2 गुणा 2 कोटि की सारणिक के लिए ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, जिसके बारे में पूर्व में भी बात हो चुकी है। इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज और इन दोनों का चिन्ह बदल दिया, इसको लगाया समीकरण 3। इस आधार पर A का इनवर्स आएगा 1 बटे सारणिक A इंटू एडजॉइंट A, जिसको हल करने पर A का इनवर्स हमारे सामने है, जिसको नाम दिया समीकरण नंबर 4। अब A इनवर्स और B के मान से हम समीकरण 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 से मिलेगा x बराबर A इनवर्स इंटू P। A इनवर्स का मान हमने ज्ञात किया है -1 बटे 2, -1 -1 -1 और 1 से बनी हुई मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स है 2 और 0 से बनी हुई, जिसको आगे हल करते हैं तो -1 बटे 2 को बाहर रखा, बाकी 2 मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से किया। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से -2, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से फिर से -2। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, जो हमें मैट्रिक्स मिल रही है उसकी कोटि आ रही है 2 गुणा 1, या 2 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ। जो पूर्व में थी वो थी 2 गुणा 2 और 2 गुणा 1। इनमें ये दोनों एलिमेंट एक जैसे थे, अतः इनका गुणा संभव था, तो शेष ऑर्डर आना चाहिए था 2 गुणा 1, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट इसे जब हल करेंगे तो -1 बटे 2 का अंदर गुणा करने पर हमें मिलेगा 1 और 1 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब ये मान आ रहा है कैपिटल X मैट्रिक्स के इक्वल, और कैपिटल X हमने मान रखा है X और Y से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स को, और इक्वल आ रहा है 1 और 1 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स के। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स एक जैसी हैं, और हम जानते हैं पूर्व से कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स एक समान हो तो उनके संगत अवयव भी एक समान होते हैं। इस आधार पर X का मान 1 प्राप्त होगा और Y का मान भी 1 आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। जब हमने सारणिक वाले विधि से इसको हल किया था तो भी इसका यही उत्तर आ रहा था, और मैट्रिक्स से भी यही उत्तर आ रहा है, लेकिन सारणिक वाली विधि कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होती है। इसके बाद हम 3 चर युक्त रेखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के द्वारा हल करना सीखते हैं, जिसके लिए मैंने माना कि मानक रूप में रेखिक समीकरण निकाय कुछ यूं है, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब इसे मैट्रिक्स रूप में बदल लेते हैं। अब इसमें पहली मैट्रिक्स जो बनानी है वो 3 गुणा 3 कोटि की होगी, और वो गुणांकों से बनी हुई होगी, जिसमें एलिमेंट कुछ आएंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। इसके साथ गुणा किया जाएगा स्तंभ मैट्रिक्स से, जो होगी x, y और z 3 चरों से मिलकर बनी हुई, और इक्वल में आएगा D1 D2 और D3 से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको हम पूर्व की भांति ही A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स के रूप में मान लेंगे, जिसके बाद X मैट्रिक्स का मान बनेगा A इनवर्स इंटू में B, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आगे हम A से A इनवर्स मैट्रिक्स को ज्ञात करेंगे,
और समीकरण 2 की सहायता से एक्स वाई जेड का मान पूर्व की भांति ही ज्ञात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।